फ्री पीडीएफ और फ्री टेस्ट आप कैसे दे सकते हो या पीडीएफ को कैसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, सबसे पहले मैं आपको इसी के बारे में बता दूं। और उससे पहले आपको मैं बता दूं कि आप ये जो वीडियो देख रहे हैं ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, जो कि आईटीआई फर्स्ट ईयर फिटर थ्योरी के लिए है, वो भी किसके लिए, फर्स्ट ईयर के लिए, क्लास 6 है। ठीक है, पीडीएफ की बात करूं मैं, पीडीएफ आप कैसे डाउनलोड कर पाओगे उसके लिए वेबसाइट है www.globaliti.org। इस वेबसाइट पे जाकर के बिल्कुल आसानी से आप टेस्ट दे सकते हो फ्री में, वो भी, और पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हो। दोनों तरीका मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगा। जो लोग पहले का देखेंगे वो लोग थोड़ा सा वीडियो स्किप कर सकते हैं, लेकिन जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो कंप्लीटली देख लें कि कैसे आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है, कैसे टेस्ट देना है। ठीक है, चलिए, जैसे ही आप लोग वेबसाइट को वहां पे ओपन करेंगे ना, सेम ऐसा ही पैटर्न आपके फोन में खुल करके आएगा। यहाँ मैं हल्का सा आपको बताऊं, यहाँ पे जैसे गूगल में आप क्या करना, अपने मोबाइल फोन में गूगल ओपन करना, वहां ग्लोबल आईटी सर्च कर लेना। जैसे ही सर्च करेंगे पहली वेबसाइट मिल जाएगी, इस पर आप क्लिक कर लीजिए। क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से आपके सामने टैब आएगा, थोड़ा सा नीचे आपको स्लाइड करना, आपको ये सारे ऑप्शन दिखने लगेंगे जो भी मैं आपको दिखा रहा था। क्या लिखा होगा भाई, आईटीआई मॉक टेस्ट, आईटीआई क्वेश्चन पीडीएफ, सीबीटी एग्जाम क्वेश्चन पेपर, आईटीआई मॉडल पेपर, मतलब जो भी चाहिए आप उस टैब पे क्लिक कीजिए, आपको वो चीज मिल जाएगी। जैसे आपको क्वेश्चन बैंक का पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए इस वाले क्लिक कीजिए। हमने क्लिक कर लिया, नीचे को स्लाइड करेंगे। अब यहां देखिए आया ना, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी पीडीएफ, फिटर थ्योरी पीडीएफ प्लस टेस्ट, इस फिटर वाले क्लिक कर लीजिए क्योंकि फिटर क्या है, क्लिक कर लिया हमने। अब नीचे को स्लाइड करेंगे। अब देखिए फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, आपको फर्स्ट ईयर का चाहिए, फर्स्ट ईयर पे क्लिक कर लीजिए, फिर नीचे को स्लाइड कीजिए। बस एक एक स्टेप आराम से बढ़ते जाइए। देखिए मिल गया ना, फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर पीडीएफ। यहाँ पे कोई भी पार्ट आपको डाउनलोड करना, जैसे इसको डाउनलोड करना, मैंने इस पे क्लिक किया, देखिए आपके सामने डाउनलोड हो गया। सबसे अच्छी बात है कि आपके क्वेश्चन के नीचे जस्ट आंसर दिया हुआ है, जिससे आप इसको अपने मोबाइल फोन में भी आसानी से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए पीडीएफ की बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे टेस्ट की। टेस्ट कैसे देना है, सेम वही होम पेज पे हम लोग पहुंच जाएंगे। देखिए ये हमारा था ना मेन होम पेज, यहाँ पे पहला ही ऑप्शन है आईटीआई नीमी मॉक टेस्ट, इस पे क्लिक कर लीजिए। क्लिक किया हमने, नीचे को स्लाइड करेंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी अलग अलग ऐसे कॉलम बना हुआ है। यहाँ पे फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर मॉक टेस्ट, सेकंड ईयर मॉक टेस्ट। आप फर्स्ट ईयर के तो फर्स्ट ईयर पे क्लिक कर लीजिए। क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे, नीचे स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे देखिए फिटर थ्योरी टेस्ट 1, फिटर थ्योरी टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4, जो भी आपको देना है बस उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद अपना शुरू हो जाइए, जो भी आंसर है टिक कीजिए, नेक्स्ट कीजिए, टिक कीजिए, नेक्स्ट कीजिए। बहुत आसान है, देख लेना कितना स्मूथ चल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, बहुत मजेदार तरीके से बहुत अच्छे से काम करता है। देखिए अभी आज ये सब क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाने वाला, जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, ये क्या है, फाइनल एडजस्टिंग स्लाइड है। देखिए सही हो गया ना। अभी आज यही हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जैसे ही आपका क्वेश्चन खत्म होगा उसके बाद यहाँ पे आप जाना और टेस्ट देना। टेस्ट देने से आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कितना समझ में आया और अभी कहाँ गलतियां कहाँ कमी रह गई, उसको आप सुधार सकते हैं। चलिए ये बात होगी टेस्ट की। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। ठीक है, क्या क्वेश्चन कह रहा है भाई, ग्रेड ए वी ब्लॉक के निर्माण के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। देखिए हमारा जो वी ब्लॉक होता है ना, 2 ग्रेड में पाया जाता है डियर। कितने में भाई, जो हमारा वी ब्लॉक होता है ना वो 2 ग्रेड में पाया जाता है, ग्रेड ए और ग्रेड बी। 2 ग्रेड में पाया जाता है। कई बार अभी एग्जाम में पूछ लेता है कि वी ब्लॉक कितने ग्रेड में मिलता है। भाई जो वी ब्लॉक है हमारा वो 2 ग्रेड में मिलता है। ठीक है, अब इसके बात कर लेते हैं हम लोग किसकी, यह हमारा जो है किस लंबाई में मिलता है, कि लंबाई इसकी कितनी रहती है, लेंथ, और इसका मटेरियल क्या रहता है, मटेरियल। ठीक है, ये जो आपको फिगर दिख रहा है ना, यही वी ब्लॉक है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। वी ब्लॉक कौन सा है आपका, तो यह वी ब्लॉक है। ठीक है, इस पर ये यू क्लैंप लगा हुआ है और ये बीच में जॉब पकड़ा गया है, बेलनाकार जॉब है यार, ये जॉब है। आ रही बात समझ में, यह हमारा नीचे जिस पर बेलनाकार जॉब को रखा गया है यही हमारा वी ब्लॉक है। इसका मतलब आप कह सकते हो जो वी ब्लॉक है हमारा बेलनाकार जॉब को सपोर्ट प्रदान करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और इसके साथ ये यू क्लैंप लगा हुआ, इसका क्या काम है, तो जॉब को वी ब्लॉक पे क्लैंप करने के लिए, पकड़ने के लिए हम लोग यह यू क्लैंप यूज करते हैं। आई बात समझ में। ठीक है, अब लेंथ की बात करें तो जो ग्रेड ए वाला वी ब्लॉक होता है हमारा ना, जो ग्रेड ए वाला वी ब्लॉक होता है वह मिलता है कितनी लंबाई में, ग्रेड ए वाला 100 mm की लंबाई में। कितने में डियर, 100 mm की लंबाई में। जबकि ग्रेड बी वाला जो वी ब्लॉक होता है हमारा यह 300 mm की लंबाई में मिलता है। मटेरियल की बात कर लें, जो ग्रेड ए वाला वी ब्लॉक होता है ना, यह हाई ग्रेड की स्टील या हाई क्वालिटी की स्टील का मिलता है, हाई क्वालिटी, या कहीं कहीं पे ग्रेड भी लिखा होता है स्टील का। जबकि वहीं पे बात करेंगे हम लोग, जो ग्रेड बी का वी ब्लॉक है यह किस मटेरियल का बना होगा, तो जो ग्रेड बी वाला होता है हमारा यह बना होता है क्लोज्ड ग्रेन
कास्ट आयरन। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात हो गई हमारी। क्वेश्चन में ग्रेड ए का मटेरियल पूछा था, तो ग्रेड ए किसका बना हुआ, हाई क्वालिटी वाले स्टील या हाई ग्रेड की स्टील का। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये लास्ट क्लोजली ग्रेन कास्ट आयरन कब सही होता, जब वो ग्रेड बी का पूछ रहा होता, ग्रेड बी का पूछता तब ग्रेड ए का पूछा था तो हाई क्वालिटी स्टील वाला। क्लियर, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए ये जितनी भी चीजें है सबको मैं 2-4 बार बता चुका हूं, कई बार क्वेश्चन में आ चुका है। मैंने बोला ना कि हम लोग पूरे ऑप्शन को सॉल्व करते हुए चलते हैं, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग पार्ट 1 से पार्ट 5 तक पहले वीडियो देख लीजिए। मतलब मेरे कहने का मतलब वीडियो सीरियल से देखते आइए। लिखा है ना क्लास 6 या क्लास 6 चल रही है, आप क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 सीरियल से देखते आइए, तब मजा आएगा। आई बात समझ में? क्योंकि हर जगह हम लोग एक ही क्वेश्चन को बार बार उतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे ना, लेकिन जब वो क्वेश्चन पहली बार आता है तो उसके बारे में पूरी जानकारी के साथ डिटेल में पढ़ते हैं। तो सीरियल से देखते हुए आइए, तब मजा आएगा। देखिए कह रहा है की मार्क इकोनॉमी, हम लोग पहले से स्टार्ट कर देखिए। फ्लैट चीजल यह है हमारा, इसकी जो कटिंग एंगल होता है 35 से 70 डिग्री, कटिंग एज की चौड़ाई 16 से 32। एंगल कितना भाई, 35 डिग्री से 70 डिग्री है। इसकी एज की चौड़ाई 16 से 32 mm है। यूज कहाँ किया जाता है, चिपिंग कार्यों में। मतलब कहीं से कोई ढलाई किया गया पार्ट हो, फोर्जिंग किया गया या फिर ढलाई कास्टिंग किया गया पार्ट हो इस टाइप का, तो उसमें से एक्स्ट्रा मटेरियल को काट के निकालने के लिए, चिपिंग करने के लिए, वेल्डिंग ज्वाइंट हो तो वहां से हमारा क्या किया जाता है, चिपिंग करने के लिए फ्लैट चीजल यूज करते हैं। डायमंड पॉइंट चीजल भाई, तो देखिए यह आपका जो है ना डायमंड पॉइंट चीजल है, जो आपको यह दिख रहा है। इसका जो एंगल रहता है 60 डिग्री रहता है। कटिंग एज की जो चौड़ाई रहती है ना 6 से 16 mm रहती है। यूज क्या होता है, तो जो यूज होता है आप यहां देख रहे हैं, कहीं पे कॉर्नर से मटेरियल हटाना है, कॉर्नर को चौकोर करना है। तो जहां पर भी कॉर्नर का नाम आ जाएगा ना, चाहे वह कीवे में कॉर्नर हो, चाहे आपका कहीं किसी जॉब में कॉर्नर बन रहा हो, तो कॉर्नर से मटेरियल हटाने की बात होगी तो डायमंड पॉइंट चीजल आएगा। क्वेश्चन में देखिए यहाँ क्या पूछा था, कुंजी मार्ग के कोनों से कॉर्नर से मटेरियल हटाना है। कीवे भाई, कीवे आप जब बनाते हो, कीवे का खांचा ऐसे काटा जाता है ना, देखिए इधर भी कॉर्नर बना, इधर भी कॉर्नर बना, 3 कॉर्नर से मटेरियल को हटाना होगा तो डायमंड पॉइंट। कभी भी कॉर्नर से मटेरियल हटाना हुआ डायमंड पॉइंट चीजल। क्रॉस कट चीजल कौन सा भाई, तो ये वाला हमारा क्रॉस कट चीजल है। ये कीवे वगैरह काटने के लिए यूज किया जाता है। इसकी भी कटिंग एज का एंगल 35 डिग्री से 70 डिग्री रहता है, और इसकी जो चौड़ाई रहती है 4 से 12 mm रहती है। क्रॉस कट चीजल को हम लोग केप चीजल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से भाई, केप चीजल के नाम से भी जाना जाता है। लास्ट है हाफ राउंड नोच चीजल। तो ये देखिए इसके आगे कटिंग एज कैसे ऐसे राउंड में बना दिया गया, इसलिए हाफ राउंड नोच चीजल कहते हैं हम लोग। इसका भी जो हमारा कटिंग एंगल होता है 35 डिग्री से 45 डिग्री रहता है, और जो कटिंग एज की चौड़ाई रहती है ना वो 2 से 16 mm रहती है। यूज क्या होता है, तो देखिए वक्राकार नालियां काटनी हो, या कह लीजिए ऑयल ग्रुप्स काटना हो। क्या काटना हो डियर, ऑयल ग्रुप्स काटना हो, तब हम लोग इसका यूज करते हैं। चलिए सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। हालांकि पीछे का पार्ट देख लीजिएगा, मैं पूरा डिटेल में बताया हूं। जो या फाइलें देखने को आ रही है, ये सब फाइल भी मैं अच्छे से डिटेल में पहले बता चुका हूं, इसलिए मैं अभी जल्दी बता रहा हूं। ठीक है, तो मैं जैसा कि बता रहा हूं क्लास 1 से क्लास 6 तक लगातार देखते हुए ज्यादा समझ में आएगा। और अगर आप सच में अपनी थ्योरी पूरा अच्छे से मजबूत करना चाह रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ना चाह रहे हैं, जिससे कि आपको ITI पास करने के बाद अलग से तैयारी ना करना पड़े, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो या कोई इंटरव्यू हो, आप अपना थ्योरी बिल्कुल बेसिक से मजबूत करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारा प्ले स्टोर पे हमारा मोबाइल ऐप भी है ग्लोबल ITI के नाम से, आप वहां डाउनलोड करके वहां पे फुल क्लासेस चैप्टर वाइज पढ़ सकते हैं। ठीक है, बहुत मजेदार तरीके से पढ़ाया गया है, एक बार आप पढ़ोगे तो मजा आएगा। चलिए, किस फाइल में एक दिशा में दांते कटे होते हैं, कह रहा है कौन सी ऐसी फाइल है जिसमें एक दिशा में दांते कटे होते हैं। कौन सी ऐसी फाइल है जिसमें एक दिशा में दांते कटे होते हैं। देखिए पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, एक सेकंड, हाँ ठीक है, पहला ऑप्शन क्या भाई, सिंगल कट फाइल है, करो कट फाइल है। सेकेंड कट, देखिए सिंगल कट फाइल में क्या होता है, सिंगल कट फाइल जो होती है हमारे जनरली सॉफ्ट मटेरियल के लिए यूज होती है। देखिए इसमें सिंगल कट फाइल मतलब इसके दांतों की कटिंग क्या दांत है, तो सिंगल दांते काटे गए एक दिशा में, तो सिंगल कट फाइल होती है, सॉफ्ट मटेरियल के लिए यूज किया जाता है। इसका एंगल जो जनरली रहता है 60 डिग्री होता है, सॉफ्ट मटेरियल के लिए यूज। आई बात समझ में, यह सिंगल कट फाइल हो गया। कर्व कट फाइल कौन सा भाई, कर्व कट फाइल को ना हम लोग सर्कुलर कट फाइल या विक्सन फाइल के नाम से भी जानते हैं। यह नाम भी याद रखिएगा, विक्सन फाइल के नाम से भी जाना जाता है।
यह कौन सा है हमारा, तो यह वाली फाइल है ना। इसके जो दांते हैं देख रहे हैं सर्कुलर कट में वृत्ताकार आकृति में बने, लेकिन दांते एक दूसरे के पैरेलल समांतर रहते हैं, ठीक है। यह भी हमारा जनरली सॉफ्ट मटेरियल वगैरह के लिए ही यूज किया जाता है। इसकी थोड़ी कटाई जो होती है गहरी कर्तन क्रिया रहती है, लेकिन सॉफ्ट मटेरियल एल्यूमिनियम, कॉपर, ब्रास ऐसे सॉफ्ट मटेरियल के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद आता है भाई देखिए डबल कट फाइल। तो यह जो है डबल कट फाइल हमारा यह वाला है ना, यह डबल कट फाइल है। इसमें देखिए दांते एक दूसरे के, पहले एक दांता काटा जाता है, दूसरा फिर इसके ऊपर काट दिया जाता है। तो जो प्रथम पंक्ति के दांता काटा जाता है ना, जो प्रथम पंक्ति का दांता काटा जाता है, प्रथम पंक्ति वाला, इसका जो एंगल रहता है ना डियर, यह प्रथम पंक्ति वाला, इसका जो एंगल रहता है यह 70 डिग्री रहता है, और इसको ओवर कट कहते हैं। प्रथम पंक्ति वाले का एंगल 70 डिग्री, प्रथम पंक्ति का जो दांता काटा जाता है उसका एंगल 70 डिग्री, ठीक है। और इसको कहते क्या है, ओवर कट कहते हैं। क्या कहते हैं, ओवर कट। अब इसके ऊपर जो दूसरा दांता यह काटा जाने लगा, तो ये जो दूसरा दांता इसके ऊपर काटा गया, इसका एंगल 51 डिग्री होता है। मतलब दूसरी पंक्ति का कह सकते हैं, या दूसरा कट जो होता है, दूसरी पंक्ति का जो एंगल होता है वो 51 डिग्री होता है, और इसको अप कट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, अप कट कहते हैं। आई बात समझ में। लेकिन अब हमें यहाँ पे क्या बात हो रहा था कि किस फाइल में एक दिशा में दांते कटे होते हैं। देखिए जो सेकेंड कट फाइल है ना, ये दांतों के ग्रेड के आधार पे है। दांतों के ग्रेड का मतलब क्या होता है, दांतों के ग्रेड का मतलब होता है कि 1 सेंटीमीटर में कितने दांते कटे हैं। किसी भी फाइल में 1 सेंटीमीटर में दांतों की संख्या जो होती है उसी को ग्रेड के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो जो सेकेंड कट फाइल है, यह जो तीनों फाइल थी, यह दांतों की कटिंग के आधार पर थी, लेकिन यह जो फाइल है यह दांतों के ग्रेड के आधार पर है। अगर मेन देखा जाए, जो स्टार्टिंग से हमारी शुरू होती है, तो हमारी होती है क्या, रफ फाइल। रफ फाइल यह दांतों की कटिंग के आधार वाला है ना, रफ फाइल, बास्टर्ड फाइल, और फिर इसके बाद बारी आती है इसकी सेकेंड कट फाइल की। सेकेंड कट फाइल, ठीक है। जो हमारे पास यह फाइल है रफ फाइल ना, रफ फाइल कब बोलते हैं, जब दांतों की संख्या क्या हो, 5 से 8 दांते प्रति सेमी हो, 5 से 8 दांते प्रति सेमी हो। और बास्टर्ड फाइल कब बोलेंगे, देखिए रफ फाइल हमारा, रफ मतलब रफ सरफेस के लिए, थोड़ा सॉफ्ट मटेरियल के लिए यूज होता है, ठीक है। जो बास्टर्ड फाइल होता है ना, जो हमारे पास बास्टर्ड फाइल होता है, इसमें 9 से 13 दांते कटे होते हैं। कितना डियर, 9 से 13 दांते कटे होते हैं प्रति सेमी। यह हमारा सॉफ्ट और हार्ड दोनों फाइलों के लिए यूज किया जाता है। सेकेंड कट फाइल जो होती है हमारी ना, इसमें जो होते हैं 14 से 17 दांते कटे होते हैं, 14 से 17 दांते प्रति सेमी, ठीक है, सेकेंड कट फाइल में। और यही सेकेंड कट फाइल है। तो यह हमारा जॉब को फिनिश साइज तक ले जाने के लिए यह ज्यादा अच्छी फिनिशिंग देता है, और जॉब को उसके फिनिश साइज तक, या जॉब के बीमा को उसके एक्यूरेट साइज तक पहुंचाने के लिए हम लोग इसी का यूज करते हैं, सेकेंड कट फाइल का। यहां लेकिन बात हो रही थी किसकी, डायरेक्शन की। देखिए डायरेक्शन कैसे पहचानेंगे, तो इसमें देखिए जो डायरेक्शन अगर देखा जाए, तो अगर यहाँ पे मैं पॉइंट, एक बिंदु, दो भाई बिंदु को मिलाकर के ही तो लाइन बनती है, तो सभी बिंदु किधर जा रहे हैं, इसी साइड, एक ही दिशा में, सब एक ही दिशा में जा रहे हैं ना। और पूछा भी था एक ही दिशा में दांते कटे होते, तो ये सब एक ही दिशा में जा रहे हैं सभी पॉइंट, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा भाई, सिंगल कट। यह किसका फिगर है, सिंगल कट वाला है ना। आई बात समझ में। कर्व कट वाला क्यों नहीं सही होगा, देखिए कर्व कट में क्या हो रहा है, मैंने बताया ना, सर्कुलर वृत्ताकार दांते कटे होते हैं। इसके दांते कैसे, ऐसे वृत्ताकार कटे हुए हैं ऐसे। तो अगर इसमें देखा जाए, एक पॉइंट यहाँ रहा होगा, एक पॉइंट यहाँ रहा होगा, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ। पहले देखिए बिंदु इधर जा रहा था, फिर इधर जाने लगा, फिर इधर जाने लगा, फिर इधर जाने लगा, फिर इधर जाने लगा। इसकी दिशा चेंज हो गई ना। ऐसे बिंदु लगा के समझेंगे तो समझ में आएगा। उसमें देखिए सब बिंदु एक ही दिशा में जा रहे थे भाई, बिंदुओं को मिलाकर के रेखा बनती है, तो वह एक तरह से हमारा क्या हो गया, एक ही दिशा में दांते हो गए। इसमें देखिए घूम रहा है, मतलब एक ही दिशा में नहीं, इसकी बार बार दिशा चेंज हो रही थी, हो ही नहीं सकता। डबल कट में भी देखिए वही है कि कुछ बिंदु इस दिशा में जा रहे हैं ऐसे 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 ऐसे, और कुछ बिंदु इधर से इधर जा रहे हैं, जाएंगे ना, एक दूसरे के क्रॉस में हो गए। तो यह भी हमारा एक ही दिशा में नहीं है। सेकेंड कट फाइल में भी, हमारी सेकेंड कट फाइल भी ऐसे ही होती है, बस दांते नजदीक हो जाते हैं। सेकेंड कट फाइल भी हमारी एक तरह से डबल कट फाइल ही होती है, उस पर भी दोहरे दांते ही कटे होते हैं इस तरह से, ठीक है। यही हमारी सेकंड कट फाइल। तो इसमें भी दांते एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाएंगे, तो एक तरह से एक ही दिशा में सिंगल कट फाइल जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला कलर, लकड़ी और चमड़े की फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है, लकड़ी और चमड़े की फाइलिंग। देखिए बात कर रहा है लकड़ी की और चमड़े की। हैंड फाइल क्या होता है भाई,
ये देखिए जो नीचे फिगर दिखा रखे हैं हम लोग, ये हैंड फाइल का। हैंड फाइल में क्या होता है देख रहे हैं, यहाँ पे दिखाया गया है, इसके इधर और मतलब दोनों फेस पर दांते कटे होते हैं, एक एज पर दांता कटा होता है। जैसे मान लीजिए ये वाला एज है, तो मान लीजिए ए से एज पर दांते कटे हुए हैं, एक साइड एज पर दांते कटे होते हैं, लेकिन जो एक एज होता है इसका ना, वो बिना दांतों के होता है। एक साइड का एज बिना दांतों के होता है, देखिए यहाँ दिखाया गया, इधर दांता कटा, इधर नहीं, एक एज बिना दांतों को होता है। और इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, सेफ एज के नाम से जानते हैं। किसके नाम से भाई, सेफ एज के नाम से। ऐसा यूज कहां किया जाता है इसका, तो देखिए कहीं पे मान लीजिए इस टाइप की हमें फाइलिंग करनी हो, हमें मान लीजिए इस वाले सरफेस की घिसाई करनी है, अगर नॉर्मल फाइल होगी तो उसके दोनों एज पे दांते कटे होंगे। आप जब साइड में घिसाई कर रहे होंगे इस फेस से इस पे, तो जो एज होगा वो नीचे वाले हिस्से में घिस करके यहाँ गड्ढा बना देगा ना। आपको इस वाले सरफेस को घिसना था, लेकिन इसका एज नीचे टकरा रहा था, तो नीचे भी गड्ढा बना दिया, आपका नुकसान हो गया। इसीलिए जब हमारा हैंड फाइल होता है सेफ एज, इसमें एक सेफ एज होती है। अब इससे क्या फायदा होगा, जो ये सेफ एज है इस वाले हिस्से को नीचे रखेंगे, तो वो वाला हिस्सा जब नीचे टकराएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कटाई नहीं करेगा, बस साइड वाली दीवार घिसेगी। तो ऐसी जगहों पे हैंड फाइल का यूज करते हैं। या पूरी लंबाई में इसकी चौड़ाई एक समान होती है, कोई भी टेपर नहीं होता है। चलिए बास्टेड फाइल कौन सा है, देखिए बास्टेड फाइल भी हमारे एक तरह से ना, अभी पीछे मैंने आपको बताया दांतों के ग्रेड के आधार पर बास्टेड फाइल था ना, 9 से 13 दांते, जिसमें कितने 9 से 13 दांते जिसमें प्रति सेंटीमीटर होते हैं, वही हमारी बास्टेड फाइल होती है। यह सॉफ्ट और हार्ड दोनों मटेरियल के लिए यूज की जाती है, ठीक है। फिर बारी आती है रास्ट कट फाइल के। तो यह देखिए हमारे पास रास्ट कट फाइल है, इसमें देख रहे हैं दांतों को पंच के द्वारा अलग अलग उभार के बना दिया जाता है। दांतों को पंच के द्वारा अलग अलग उभार करके बनाते हैं, इसी को रास्ट कट फाइल कहते हैं। इसका यूज लकड़ी का, चमड़ा का, ठीक है, सॉफ्ट मटेरियल की हमें फाइलिंग करने के लिए। हार्ड मटेरियल करेंगे दांते टूट करके गिर जाएंगे। सॉफ्ट मटेरियल के लिए या फिर लकड़ी, चमड़ा या घोड़े का खूर हो गया, ऐसे जो हमें करना होता है काम, तो वहां पर हम लोग इसका यूज करते हैं। मैंने आपको बताया भी था कि पंचर वाले दुकानों पर पहले ट्यूब वगैरह की फाइलिंग इसी से करके पंचर लगाए जाते थे। तो लकड़ी और चमड़ा का पूछा था, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। सिंगल कट फाइल क्या है भाई, तो अभी जस्ट पीछे होता है, एक दिशा में दांते, 60 डिग्री पर कोण, सॉफ्ट मटेरियल के लिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला कह रहा है क्यों फाइलों के कटिंग फेसेस को लंबाई के साइड से थोड़ा बेवल किया जाता है। जो फाइल की जो कटिंग फेस होते हैं ना, जिस पर दांते बने हुए, उनको बिल्कुल फ्लैट सीधा ना करके हल्का सा बेवल रखते हैं। तो वही पूछ रहा है बेवल हल्का सा तिरछा टाइप में क्यों बनाया जाता है, तो उसका देखिए 2 रीजन है। एक तो अगर आप उसके कटिंग फेस को बिल्कुल सीधा रखेंगे, तो जब आप फाइल से फाइलिंग करने जाओगे, तो जो फाइल के पूरे दांते हैं, पूरे दांते एक साथ जॉब के संपर्क में आएंगे, आपका फोर्स ज्यादा लगेगा और सभी दांते एक साथ घिसेंगे। सारे दांते एक साथ घिस जाते हैं और फोर्स भी बहुत ज्यादा लगता है, क्योंकि पूरे पूरे दांते एक साथ संपर्क में आ जाते हैं। अगर आप उसमें बेवल नहीं करेंगे, पूरा सीधा अगर कटिंग फेस को बना देंगे, तब एक तो यह दिक्कत है, ठीक है, कि पूरा दांता एक साथ संपर्क में आ जाएगा, तो हमें फाइलिंग करना आसान नहीं होगा। लेकिन हम उसमें थोड़ा बेवल दे देते हैं, तो सभी दांते एक साथ कॉन्टेक्ट में नहीं आते हैं, इस वजह से फाइलिंग करना आसान हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे फ्लैट सतहों की फाइलिंग आसान करने के लिए ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और एक और रीजन होता है कि जब हम लोग फाइल पर दांते कटे होते हैं, तो उसको हार्ड एंड टेम्पर किया जाता है। तो जब हम लोग उसको हार्डनिंग करते हैं ना, तो उसको क्या किया जाता है, गर्म करने के बाद ठंडा करने के लिए तेल में डुबोते हैं, ऑयल में। तो कई बार तो यही क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो हमारा फाइल उसकी टेम्परिंग करने के लिए हम लोग ऑयल में जो डुबोते हैं, तो उसको किस अवस्था में डुबोते हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल अवस्था में या वर्टिकल अवस्था में डुबोते हैं। तो ध्यान रखना, फाइल को हमेशा ऑयल में टेम्परिंग करने के बाद ठंडा करने के लिए हम लोग वर्टिकल अवस्था में डुबोते हैं। और दूसरी चीज इसी से कनेक्टेड है कि अगर हम लोग बेवल नहीं करेंगे उसके सरफेस को ना, तो जब हम लोग उसको ऑयल में वर्टिकल अवस्था में डुबोते हैं, तो अगर उसके सरफेस पे बेवल नहीं किया गया होगा कटिंग फेस पे, तो उस फाइल में हमारा टेढ़ापन आने का चांस रहेगा। अगर फाइल में टेढ़ापन आ जाएगा, तो फाइल आपके काम की नहीं रहेगी, बेकार हो जाएगी। तो ये 2 रीजन है, एक तो उसमें टेढ़ापन आने का डर रहता है, दूसरा कि अगर हम बेवल नहीं देंगे तो उसके जो दांते हैं पूरा एक साथ सरफेस पे पकड़ बनाएंगे, जिससे ज्यादा फोर्स लगेगा और दांतों के घिसने का भी चांस ज्यादा, सब एक ही साथ घिस जाएंगे। मतलब नेक्स्ट पे आ जाइए। कह रहा है ब्लेड की किस पिच का उपयोग कांच से पीतल कास्ट आयरन के लिए। देखिए कांच से पीतल मतलब ब्रॉन्ज, ब्रॉस, कास्ट आयरन की बात कर रहा है, ठीक है, के लिए किया जाता है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये लिस्ट, इसको आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। येलो वाला दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, इनको आप अपने जो है कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ये आपको याद रहेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, आपको कभी गड़बड़ नहीं होगा। देखिए जब सॉफ्ट मटेरियल की बात करेगा, जैसे ब्रॉन्ज हो गया, ब्रास हो गया, सॉफ्ट स्टील हो गया, कास्ट, इसके लिए जो दांतों की पिच रखी जाती है ना, वही पूछा है ना, ब्लेड की पिच कितना रहेगा 1.8 mm। आप देख रहे हो 1.8 के या 1.80 के, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पिच क्या है पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, जैसे आपका हेक्सा ब्लेड होता है, हेक्सा ब्लेड में दांते कटे होते हैं इस तरह से,
होता है ना। तो जो हमारा हेक्साब्लेड में दांते कटे हुए, तो एक दांते से दूसरे दांते के बीच की जो सीधी दूरी होती है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। कुछ नहीं है, हेक्साब्लेड पे ये दोनों साइड हमारा पिन होल बना होगा, एक दांते से दूसरे दांते के बीच की जो दूरी है वो पिच कहलाती है। तो जब भी हमारा इस टाइप का मटेरियल आएगा तो उसके लिए 1.8 mm पिच, मतलब एक दांते से दूसरे दांते के बीच की दूरी कितनी रहेगी, 1.8 mm रहेगी। अगर टूल स्टील है या हाई स्पीड स्टील है उसके लिए 1.4 mm। टूल स्टील का मतलब समझ रहे हैं ना, इसी को हाई कार्बन स्टील भी तो कहते हैं। एंगल आयरन है, एंगल आयरन जानते हैं, कोई भी मेटल होता है ऐसे फ्लैट मेटल होता है और उसमें जब हमारा एंगल पे इस तरह से एक और सरफेस आ जाए तो वो एंगल आयरन कहलाता है। तो एंगल आयरन हो, कापर हो, आयरन के पाइप हो, उसके लिए 1 mm वाली पीच यूज की जाती है। और कंड्यूट पाइप हो, कंड्यूट पाइप मतलब जो बिजली की पाइपें यूज की जाती है अंडरग्राउंड वायरिंग करने के लिए, ठीक है। सीट मेटल हो, धातु चादर या अन्य पतले ट्यूब, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, अन्य पतले ट्यूब। ये कई बार पूछा है एग्जाम में कि पतले ट्यूब के लिए जो है कौन सा वाला पिच यूज किया जाएगा, 0.8 mm। या पतले ट्यूब हो या पतला सेक्शन हो, ध्यान रखिएगा, पतला ट्यूब हो या पतला सेक्शन हो। कोई पतले सेक्शन की कटाई करने, मतलब कोई पतली धातु चादर हो, कोई जॉब हो जो बहुत पतली है तो उसकी कटाई के लिए भी हम लोग इसी का यूज करते हैं। जबकि ये जो पहला वाला था या मोटे सेक्शन, क्योंकि दांतें दूर दूर है तो मोटे सेक्शन की कटाई करेगा, पतले सेक्शन की नहीं कर पाएगा। ऐसा क्यों है अभी मैं बताता हूं आपको, ठीक है। देखिए अगर मान लीजिए आपके पास, अगर आपको हेक्सा से कटाई करना है किसी जॉब का, तो जॉब जो है, जॉब पर हेक्सा ब्लेड का कम से कम 2 से 3 दांते, 3 दांते आने चाहिए ना, मिनिमम 2 भी चल जाता पर मिनिमम हम लोग 3 मानते हैं कि कम से कम 2 से 3 दांते उसके सरफेस के संपर्क में आएगा, तभी वह जो है जो हमारा जॉब है उसकी कटाई कर पाएगा। बात को समझिए, ये हमारा हेक्सा ब्लेड है, ये नीचे में जॉब रख दिया, अगर जॉब पर कम से कम 2 दांते आएंगे तभी तो कटाई कर पाएगा। अगर मान लीजिए जॉब हमारा पतला सेक्शन का है, हमारा पिच जो है क्या है ज्यादा, जॉब हमारा पतला सेक्शन का, मान लीजिए जॉब हमारा इतना पतला है ऐसे, अब इसकी हमें कटाई करनी है। तो अगर आप 1.8 mm पिच वाला हमने ले लिया और हमारा जॉब जो है मान लीजिए 1 ही mm का है, जो यह पिच जो क्या कितना है, मान लीजिए हमारे जो पिच है 1.8 mm है, लेकिन जॉब हमारा 1 ही mm का है, तो ये दोनों, क्योंकि पिच मतलब एक दांते से दूसरे दांतों के बीच की दूरी, अब ये गैप इनके बीच में 1.8 mm है, जॉब 1 ही mm का है, तो इसके दांतों के बीच में घुस जाएगा। जब बीच में घुस जाएगा तो उसमें फंस जाएगा ना, दांता इसके सरफेस पे चलेगा नहीं तो कटाई कैसे होगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जहां हमारा जॉब पतला होता है तो वहां पे 0.8 mm वाला, आपका जॉब कितना है 1 mm का है और इसके बीच का हम लोग 0.8 mm है, और जॉब की चौड़ाई कितनी थी मेरी 1 mm है, मतलब इसकी सरफेस पे अब 2 दांते आ जाएंगे। जब सरफेस पे 2 दांते आ जाएंगे तो वह कटाई कर लेगा। तो इसीलिए हमारा जो, लेकिन अगर यहीं पे क्या मोटा सेक्शन होता 10 mm होता तो उस पे 4-5 दांते आ जाते, तब भी आराम से कटाई हो जाता। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे मोटा पिच है, मतलब पिच ज्यादा है और जॉब अगर पतला होगा तो ज्यादा पिच वाले में पतले सेक्शन को नहीं काट सकते, क्योंकि वो उनके दांतों के बीच में घुस जाएगा, कटाई नहीं हो पाएगी। जब तक जो ब्लेड है उसके दांते जॉब के सरफेस पर नहीं आएंगे तब तक कटाई कैसे होगी। तो 2 से 3 दांते कम से कम हमें चाहिए होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला है, यदि छेनी का क्लियरेंस कोड बहुत अधिक है तो क्या होगा। देखिए ये हम लोग की पहले भी बात हो चुकी है, पहले मैं कई बार बता चुका हूं, हल्का सा मैं यहाँ पे फिर से बता देता हूं, लेकिन आप लोग पुराने में इसलिए मैं कह रहा हूं पहले स्टार्टिंग से देखते हुए आइए, मुझे उतना बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर आपको, ठीक है। ये जॉब की सरफेस है जिसपे कटाई किया जा रहा है और ये चिप्स यहाँ से निकल रहा है हमारा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या होता है, ये हमारा जॉब है जिसकी कटाई की जा रही है चीजल से। तो चीजल का जो निचला फेस होता है, चीजल का निचला फेस और जॉब की जो कटिंग सरफेस होती है, इनके बीच के एंगल को हम लोग अल्फा द्वारा दिखाते हैं और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्लियरेंस एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, क्लियरेंस एंगल कहते हैं। चीजल का ऊपरी फेस हो गया और जो निचली फेस, इनके बीच का जो एंगल है इसको बीटा के द्वारा दिखाते हैं और इसी को हम लोग पॉइंट एंगल, पॉइंट या कटिंग एंगल कहते हैं, पॉइंट या कटिंग एंगल बोलते हैं। और इसके बाद चीजल के ऊपरी फेस और जहां से चिप्स निकल रहा है, कटाई हो रही है ना, इस कटिंग से सीधे लंब रेखा डाल दीजिए और इनके बीच का जो एंगल होता है इसको गामा के द्वारा दिखाते हैं और इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग रेक एंगल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से भाई, रेक एंगल के नाम से जानते हैं, ठीक है। देखिए इसमें बात करा कि क्लियरेंस कोड बहुत अधिक है। देखिए क्लियरेंस कोड अधिक का मतलब क्या, चीजल को आप खड़ी अवस्था में ले जाओगे, चीजल झुकेगा या क्लियरेंस एंगल नीचे, चीजल को अगर आप झुकाओगे तो क्लियरेंस एंगल कम होता जाएगा। मैंने बताया था ज्यादा झुका दोगे तो क्या होगा, यह कटाई नहीं कर पाएगा, स्लिप कर जाएगा। और अगर आप क्लियरेंस एंगल ज्यादा बढ़ाते हो, दोनों का इफेक्ट सीधे रेक एंगल और क्लियरेंस एंगल का एक दूसरे का इफेक्ट पड़ता है। क्लियरेंस एंगल कम होगा, रेक एंगल इधर बढ़ जाएगा। भाई चीजल नीचे झुकाए आप तो यह एंगल कम हुआ और यह वाला एंगल बढ़ गया, मतलब रेक एंगल बढ़ गया। चीजल जब ऊपर को उठाओगे आप तो नीचे वाला एंगल बढ़ेगा तो ऊपर वाला कम हो जाएगा।
तो जब क्लियरेंस एंगल बढ़ेगा तो रेक एंगल कम होगा, जब रेक एंगल बढ़ेगा तो क्लियरेंस एंगल कम होगा। तो देखिए ज्यादा अगर हम उठा देंगे चीजल को, मतलब क्लियरेंस एंगल को बढ़ा देंगे, तो चीजल हमारी चिप्स की तरह काटने की बजाय क्या होगी, यह जो जॉब होगा उसके अंदर घुस जाएगी, उसमें गड्ढा कर देगी। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे सतह पर गड्ढा कर देगी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या होगा, क्लियरेंस अगर हम अधिक करते हैं तो भाई क्लियरेंस एंगल बढ़ाने का मतलब क्या है कि रेक एंगल कम होगा ना, क्लियरेंस एंगल इधर से बढ़ेगा तो रेक एंगल कम होगा। आई बात समझ में। और जब हमारा रेक एंगल कम होगा कब, जब क्लियरेंस एंगल बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस प्रकार के हथौड़ा का उपयोग रिवेटिंग उद्देश्य के लिए किया जाता है। रिवेटिंग करने के लिए, रिवेट का मतलब किसी भी धातु को पीट करके उसका मतलब जो रिवेट होती है ना, एक मिनट पहले हल्का देखिए तो समझ में आ जाएगा। यह हमारे पास क्या है भाई, यह रिवेट है इस तरह से, इसका एक तरफ हेड बना होता है, यह सेमी परमानेंट हमारा ज्वाइंट के अंतर्गत आता है, और इसमें जो एक तरफ इसका टेल बना होता है इस तरह से। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, जब दो पार्ट जोड़ना होता है, मान लीजिए एक पार्ट हमारे पास यह हो गया, दूसरा पार्ट इसके नीचे एक और हो गया, यह पार्ट हो गया, यह पार्ट, ये दोनों को जोड़ना है। तो इसमें हम यहाँ पे क्या करते हैं, रिवेट डाल देते हैं। रिवेट हमने डाल दिया, इसका हेड यहाँ पे टका गया, दूसरी साइड हमारा क्या होगा, टेल निकल जाएगा। अब क्या करता है, रिवेट डालने के बाद फिर हम इधर इस वाले हिस्से को हैमर से पीट करके इसको भी क्या करते हैं, हेड के रूप में बना देते हैं, या सेमी परमानेंट जॉइंट कहलाता है, फिर इधर भी हेड बन जाता है। तो इस हेड को बनाने के लिए हम लोग कौन सी, वही कह रहा है कि किस प्रकार के हथौड़े को रिवेटिंग के उद्देश्य से, रिवेटिंग का मतलब वही दूसरी साइड हेड बनाने के लिए किसका यूज करते हैं। तो हेड कैसा बन रहा है, बॉल के जैसा बन रहा है, और ऐसा देखिए इसमें कौन से फिगर में है, तो इस वाले में देखिए, जैसे रिवेट का हेड है वैसे इसका, जब भी बॉल जैसा है तो इसका बॉल, इसका हेड बनाने के लिए हम लोग इसी का यूज करेंगे, किसका, बॉल पिन हैमर का। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बॉल पिन हैमर। ठीक है, यही होता है जो रिवेटिंग के काम में आता है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्रॉस पिन हैमर है, इसका अगर मैं हैंडल बनाऊं तो कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये हमारा क्रॉस पिन हैमर है, ये हमारा स्ट्रेट पिन हैमर है ना। तो देखिए क्रॉस पिन हैमर, स्ट्रेट पिन, यह हमारा कौन सा है, क्रॉस वाला हो गया, यह स्ट्रेट पिन हैमर हो गया, स्ट्रेट पिन हैमर। ठीक है, इन दोनों की पहचान क्या, देखिए क्रॉस पिन हैमर में क्या है, जो इसका पिन है हैंडल के क्रॉस में है ना, हैंडल ऐसे है और पिन ऐसे है, एक दूसरे के क्रॉस में, जो हमारा इसका पिन है हैंडल के क्रॉस में, क्रॉस पिन हैमर कहलाएगा। इसका यूज होता है धातु को एक दिशा में फैलाने, धातु को एक दिशा में फैलाने के लिए, क्योंकि भाई इसकी ऐसे मार मार के, इसके देख रहे हैं ना, हैमर के क्रॉस में इसका पिन है, ऐसे मार मार के आप क्या करोगे, धातु को एक दिशा में फैला सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग। ठीक है, क्रॉस पिन हैमर क्या है भाई, ये हो गया हमारा। अब स्ट्रेट पिन हैमर लास्ट वाला ना, ये हमारा क्या है, स्ट्रेट पिन हैमर। इसमें क्या होता है, तो इसमें देख रहे हैं हैंडल के सीध में, जैसे हैंडल उसी हैंडल हो गया, हैंडल के सीध में उसकी पिन भी हो गई, तो कहीं कॉर्नर पे चोट करना होता है हमें, कहा, जैसे ये हो गया हमारे पास। अब मान लीजिए इस कॉर्नर पे इससे चोट करना होता, तो ये क्रॉस पिन हैमर है ना, इससे जब ठोकने जाते तो ये पिन हमारा यहीं टकरा जाता, कोने में नहीं पहुंच पाता, इसीलिए हमारा क्या किया, पिन को इस हैंडल के सीध में ही कर दिया गया, सीध में ही रहेगा तो आराम से पूरा कॉर्नर तक पहुंच जाएगा। तो कॉर्नर में जब चोट करने की बात आती है, कॉर्नर में चोट करने की बात आती है, स्ट्राइक करने की बात आती है, तो स्ट्रेट पिन हैमर। ठीक है, स्लेज हैमर क्या है भाई, तो यह जो हैमर आप देख रहे हैं ना, स्लेज हैमर होता है, यह लगभग 2 kg से 10 kg के वजन में मिलता है ना, 2 से 10 kg के वजन में मिलता है। ज्यादातर हमारा फोर्जिंग शॉप, मतलब बड़े कामों के लिए, फोर्जिंग शॉप में मेटल गर्म करके पीटना हो, कटाई करना हो चीजर के द्वारा, तो भारी का वर्क के लिए इसको यूज किया जाता है। इसकी जो हैंडल की लंबाई होती है वो 60 से 90 सेंटीमीटर रहती है। आई बात समझ में। जबकि ये हमारा कौन सा हो गया, ठीक है, स्लेज हैमर हो गया। बॉल पिन हैमर की बात करें, या जो हमारा बॉल पिन, क्रॉस पिन था, यह सब हमारा ना, यह जो तीनों हैमर है, बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर, ये हमारा हैंड हैमर होते हैं एक तरह से। और इनके जो हैंडल की लंबाई रहती है ना, वह लगभग 25 से 35 सेंटीमीटर रहती है। कितना होता है, 25 से 35 सेंटीमीटर। और इनका जो वजन होता है वह होता है 125 ग्राम से 125 ग्राम से 1.5 kg तक। आई बात समझ में। और लंबाई हैंडल की 25 से 35 सेंटीमीटर। चलिए, तो यहाँ पे हैमर का समझ में आया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला कह रहा है कि ड्रिलिंग ऑपरेशन में काटने की गति की इकाई क्या, कटिंग स्पीड। यह मैं आपको पहले बता चुका हूं, पहले फीड वाला आया था, उसी समय मैंने आपको कटिंग स्पीड वाला भी बताया था। क्या बताया था कि आपका कटिंग स्पीड क्या होगा,
कटिंग स्पीड बराबर क्या होगा हमारा भाई, सॉरी, पाई डी एन अपान 1000 मीटर प्रति मिनट। ऑप्शन देख लीजिए, मीटर प्रति मिनट, काटने की गति का पूछा था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वही फीड का पूछता था, एमएम प्रति रिवॉल्यूशन, मतलब एक फीड क्या होता है कि यह हमारा कटिंग स्पीड हो गया। फीड वाले में क्या होता है कि एक चक्कर चलने पे ड्रिल बिट कितनी गहराई में प्रवेश किया, तो ये होता है एक चक्कर में कितना एमएम अंदर घुसा, वही फीड हो जाता था, एमएम प्रति रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट पे आ जाइए, कह रहा ड्रिल में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। जो ड्रिल है हमारा, इसमें एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम, देखिए ड्रिल बिट बनाई गई है। हल्का समय इसके, हालांकि पहले भी मैं बता चुका हूं, फिर भी मैं एक बार फिर थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता ही देता हूं जब आ गया है तो, कि इसमें होता क्या है। देखिए यह वाला जो पार्ट होता है, हम लोग इसको क्या कहते हैं, बॉडी क्लियरेंस कहते हैं। यह थोड़ा सा पीछे को झुका करके बनाया जाता है, बॉडी क्लियरेंस। और जो यह आगे वाला हमारा यह हिस्सा ना, यह मोटा वाला, ये दोनों हिस्सा जो पतली सी बारीक सी उभरी हुई रेखा है, इसको लैंड या मार्जिन बोला जाता है। लैंड बोलते हैं या मार्जिन बोलते हैं। कई बार यह पूछ लेता है कि ड्रिल बीट का व्यास कहां से कहां तक लिया जाता है, तो यही जो मार्जिन है ना, जैसे पतली सी उभरी हुई रेखा, एक इस साइड एक दोनों साइड बनेगी ना उभरी हुई रेखा, क्योंकि ये एक बॉडी क्लियरेंस इधर चौड़ा वाला हिस्सा जैसे ये वाला, ऐसे इस साइड इसके पीछे होगा ना, वो नहीं दिख रहा है। तो जैसे इधर है एक उभरी हुई रेखा, एक पीछे होगा, तो दोनों जो पतली सी सकरी से उभरी हुई रेखा, या कह लीजिए जो लैंड या मार्जिन है, तो दो मार्जिनों के बीच का व्यास जो होता है, ड्रिल का व्यास क्या होगा, ड्रिल का व्यास क्या होता है, तो आप कहोगे कि दो मार्जिनों के बीच का व्यास या दूरी जो भी है, दो मार्जिनों के बीच के व्यास या दूरी। देखिए लैंड या मार्जिन हो गया, बॉडी क्लियरेंस हो गया। उसके बाद बारी आएगी, देखिए यहाँ नीचे इस वाले हिस्से को हम लोग ना फ्लैंक कहते हैं, जो त्रिभुज जैसा है पूरा बना हुआ नीचे वाला हिस्सा, इसको हम लोग फ्लैंक कहते हैं, फ्लैंक। और जहां यहाँ जब ये कटाई करता है वाला हिस्सा, तो चिप्स यहाँ से टकरा करके निकलता है, तो इसको फेस बोला जाता है, फेस। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये बॉडी क्लियरेंस है, तो ये बॉडी क्लियरेंस वाली लाइन हो गई। और ये वाला जो है हिस्सा या खालीपन सा रहता है ना, काट के निकाला जाता है, इसको फ्लूट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, फ्लूट। यहीं से हमारा जो चिप्स होता है वो बाहर निकलता है और कूलेंट अंदर आता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फ्लैंक हो गया। अब देखिए ये हमारा क्या होगा, बॉडी क्लियरेंस की लाइन, और ये हमारा किसका लाइन है, तो आपको हो गया फ्लूट वाला, फ्लूट कट करके जा रहा था ना, तो ये फ्लूट वाली। तो बॉडी क्लियरेंस फ्लूट की लाइन है, जहां पे मिलती है, इसको हम लोग हील कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, हील कहते हैं। और यह जो बीच में सेंटर लाइन खींचा गया, ये हमारी ड्रिल एक्सिस है, ड्रिल की एक्सिस है, ड्रिल एक्सिस। ठीक है, नीचे जो यह दोनों है, यह वाली लाइन और यह वाली लाइन, यही दोनों हमारा क्या है, इसी को पूछा भी था कि क्या है, तो दोनों हमारे यह वाला पूछे चाहे यह वाला, दोनों एक ही बात है। दोनों क्या है हमारे, दोनों है लिप कह सकते हैं या कटिंग एज कह सकते हैं, लिप या कटिंग एज। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन क्या सही हो जाएगा भाई। ऑप्शन जो होगा आपका पहला ही ऑप्शन दे रखा है लिप, और ये पूछा भी था क्या होगा ये हमारा, ये दोनों लिप या कटिंग एज, ऑप्शन है लिप सही हो जाएगा। फ्लैंक क्या है, आपने देख लिया, फ्लैंक यहाँ पे है। लैंड क्या है, लैंड या मार्जिन यहाँ पे है। वेब क्या है, तो देखिए जब हम लोग ड्रिल बिट में फ्लूट काटते हैं ना, तो जो बीच में मोटाई, भाई फ्लूट काटने के बाद उसकी मोटाई कम होगी ना बीच में, तो फ्लूट काटने के बाद दोनों फ्लूट में आप उंगली डाली, जो मोटाई बचेगा बीच में, वही मोटाई को, उसी थिकनेस को हम लोग वेब कहते हैं। ये थिकनेस ऊपर की तरफ जैसे जैसे बढ़ेंगे फ्लैंक की तरफ ऊपर, यह थिकनेस बढ़ता जाता है, मतलब वेब की मोटाई बढ़ती जाती है। नेक्स्ट आ जाइए, अगला करा ड्रिलिंग मशीन में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। ये ड्रिलिंग मशीन सारे पार्ट के नाम हम लोग जल्दी जल्दी देख लेते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, बेस कहते हैं। क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। ये हमारा वर्क टेबल होता है। वर्क टेबल मतलब जॉब को इसी पे बांधा जाता है, वर्क पीस को इसी पे बांधते हैं, तो इसलिए इसको वर्क टेबल कह देते हैं। ठीक है, ये वर्क टेबल हो गया हमारा। यह टेबल को क्लैंप करने के लिए लगा हुआ है। टेबल को इसी हैंडल के लीवर की मदद से जहां चाहेंगे वहां क्लैंप कर देंगे या ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो इसको हम लोग टेबल क्लैंप बोलते हैं, टेबल क्लैंप। ठीक है, और ऊपर आ जाते हैं, यह जो है हमारा ड्राइविंग मोटर है। क्या है भाई, ड्राइविंग मोटर कहलाता है, क्योंकि यही मोटर यहाँ पे लगा हुआ जो चलाता है इसको। तो ड्राइविंग मोटर पे यहाँ पे ऊपर हमारी स्टेप पुली लगी होगी, और उसी से यहाँ पे ये स्पिंडल है, स्पिंडल पर भी एक स्टेप पुली लगी होगी। इन दोनों को अब यहाँ मोटर से यहाँ पावर ट्रांसमिट करने की इसमें वी बेल्ट लगा होता है। तो वी बेल्ट खुले स्थान में रहता है, तो काम करते समय हाथ वगैरह में चोट लग सकता है, इसलिए वी बेल्ट को इससे ढक दिया जाता है, और इसको क्या बोलते हैं, बेल्ट गार्ड, की बेल्ट से सुरक्षा करने के लिए लगाया गया है, बेल्ट गार्ड बोला जाता है। ठीक है, बेल्ट गार्ड हो गया हमारा। और आगे आ जाइए, तो यह जो हैंडल है, इसको जब हम लोग घुमाते हैं तो ये स्पिंडल ऊपर नीचे आता है जाता है, मतलब फीड देने के लिए, गहराई देने के लिए, ड्रिल करने के लिए। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोल देते हैं भाई, इसको बोल देते हैं फीड हैंडल, फीड
हैंडल। इसके आगे आएंगे, यह जो हमारा पिलर बोला जाता है, जिस पर ये खड़ा है, पिलर बोल देते हैं या फिर कॉलम भी बोलता है कहीं कहीं, पिलर या कॉलम। ठीक है, अब इधर साइड में आ जाते हैं तो यहाँ पे देखेंगे ना, यह जो हिस्सा बना हुआ है इस पे मार्किंग किया गया होता है एमएम में, सेमी में। तो जो मार्किंग किया गया था इसको डेप्थ गेज एंड स्टॉप बोलते हैं। क्या भैया, डेप्थ गेज एंड स्टॉप। यह किस लिए होता है दरअसल, डेप्थ गेज एंड स्टॉप, दरअसल इससे हमें पता चल जाता है कि ड्रिल बिट हमारा कितना गहराई तक जॉब के अंदर घुसा। आ रही बात समझ में? क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए आपको किसी जॉब में आर पार होल करना है, आर पार होल करना है तो हमें तो कोई जरूरत ही नहीं है इसको देखने की, डेप्थ गेज को, कि नहीं कितना अंदर गया कितना नहीं गया। लेकिन कोई हमें ब्लाइंड होल बनाना है। ब्लाइंड होल का मतलब है कि कोई आपके पास जॉब इतना मोटा है, मान लीजिए जॉब कितना है 20 mm का है, और आपको इसमें जो होल बनाना है यहीं तक बनाना है। ठीक है, कितना 12 mm तक आपको होल इसमें 12 mm तक ही बनाना है। तो आपको कैसे पता चलेगा जॉब के अंदर कितना ड्रिल बिट गया? तो यहाँ पे हम लोग स्केल पे पढ़ देते हैं, जॉब को यहाँ रखते हैं और इसको ड्रिल बिट टच कर जाती है, यहाँ 0 पे सेट किए रहते हैं। फिर जैसे जैसे हम नीचे फीड हैंडल देंगे तो 1 सेंटीमीटर, मतलब जैसे 1 mm 2 mm 3 mm जितना गहराई में जाता जाएगा, हमारा यहाँ पे एरो लगा होता है जो धीरे धीरे नीचे आता जाता है। जब यहाँ 12 mm हो जाएगा तो हम रुक जाते हैं, बाहर निकालेंगे तो पता चलेगा इसमें भी 12 mm होल हो गया। तो वही डेप्थ गेज एंड स्टॉप, मतलब गहराई मापने के लिए साथ में ड्रिल करते हुए कि कितनी गहराई तक हमारा ड्रिल बिट गया। तो जब ब्लाइंड होल करना होता है इस तरह का, तब हम लोग ये वाला यूज करते हैं, डेप्थ गेज एंड स्टॉप का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद फीड हैंडल हो गया आपका। अब यहाँ पे देखिए क्या है, जो एक्स के रूप में पूछ रखा था, एक्स के रूप में इसी को पूछ रखा था, ये हमारा क्या है, तो ये हमारा ड्रिल चक है। क्या आइडिया, ड्रिल चक है जिसमें हम लोग ड्रिल बिट को पकड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन ऐसे हो जाएगा भाई, ड्रिल चक। यही पूछा था, इसी ड्रिल चक में हम लोग और ड्रिल बिट को पकड़ते हैं तो ड्रिल चक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है भाई, थ्रेड का माइनर व्यास क्या है। बहुत मजेदार चीज है, ध्यान से देखिएगा समझ में आएगा। देखिए थ्रेड का माइनर व्यास हटने वाली चीज ही नहीं है बिल्कुल। देखिए थ्रेड हमारा, पहले मैं आपको एक थ्रेड बना देता हूं। देखिए हमारे पास क्या हो गया, थ्रेड हो गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया भाई, थ्रेड हो गया। कहीं भी मान लीजिए थ्रेड कटा हुआ, तो देखिए ऊपर वाले हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेस्ट बोलते हैं, क्रेस्ट। और जो इसमें गहराई में बना हुआ हिस्सा होता है, या गहराई वाला हिस्सा जो होता है, इसको हम लोग रूट बोलते हैं। और जो ऊपर वाला इसको क्रेस्ट बोला जाता है। दोनों साइड हो जाएगा, सेम रहेगा, क्रेस्ट और रूट हो गया हमारा। ठीक है, तो इसमें हमें ध्यान क्या देना है, इसमें ध्यान ये देना है कि यह जो होता है ना, क्रेस्ट से लेके क्रेस्ट तक, क्रेस्ट से लेकर के क्रेस्ट तक, ऊपर वाला मैं बात कर रहा हूं, क्रेस्ट से लेकर के क्रेस्ट तक की ये जो दूरी होती है ना, ये हमारा क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं मेजर डाया। डियर क्या बोलते हैं, मेजर डाया। मेजर डाया मतलब बड़ा वाला व्यास। भाई इसमें सबसे बड़ा व्यास यही तो बन सकता है, और सबसे छोटा व्यास तो जो इसका रूट था, नीचे रूट है ना, ये रूट हो गया, और इधर वाले का रूट यह हो गया। तो रूट से लेकर के रूट तक, रूट से लेकर के रूट तक जो रहेगा यह माइनर डाया कहलाएगा, मतलब छोटा वाला व्यास। रटना तो है, थ्रेड का क्रेस्ट से क्रेस्ट तक मेजर डाया, रूट से रूट लेकर के माइनर डाया। क्वेश्चन में क्या पूछा, थ्रेड का माइनर व्यास मतलब माइनर डाया जानना चाह रहा है। तो आप यहाँ पे देखिए, रटने वाली चीज नहीं है, ध्यान से समझिएगा। आप यहाँ पे दिमाग लगाओ कि आपको माइनर डाया चाहिए। आपको मालूम है कि यहां से यहां तक लेकर के मेजर डाया है, यहां तक आपको चाहिए माइनर डाया। कैसे निकलेगा, तो अगर मैं मेजर डाया में से इधर वाली है जो गहराई है और इधर वाली है, अगर इन दोनों को मैं घटा दूं, मेजर डाया में से यह वाला हिस्सा और यह वाला हिस्सा मैं किसी तरह घटा दूं, तो माइनर डाया बच जाएगा, बच जाएगा ना। तो आप यहां से फार्मूला खुद से बना सकते हो। माइनर डाया बराबर क्या होगा, फार्मूला क्या बन जाएगा भाई हमारा, माइनर डाया चाहिए तो माइनर डाया बराबर क्या हो जाएगा, मेजर डाया। मेजर डाया में से मुझे घटाना है तो मैं लिखूंगा मेजर डाया माइनस कितना घटाऊं, तो ऊपर वाला और यह नीचे वाला, ये दोनों का। तो यह है क्या चीज, पहले ही पता चल जाए। तो देखिए यह जो हमारा क्रेस्ट था, क्रेस्ट से लेकर के यह जो रूट होता है ना, यहां तक ये जो सीधी दूरी होती है क्या कहलाती है, यही हमारी थ्रेड की गहराई है। क्रेस्ट से लेकर के रूट तक की जो सीधी दूरी है, यह क्या है, यही हमारा थ्रेड की गहराई है। इसका मतलब आप कह सकते हो कि यह थ्रेड की गहराई होगी। तो थ्रेड की गहराई को आप डी से भी दिखा सकते हो, डेप्थ लिख लीजिए। तो थ्रेड की गहराई हो गई इधर भी और थ्रेड की गहराई इधर भी। मतलब इतना सिर्फ घटाओगे तो काम नहीं बनेगा ना, दोनों साइड से थ्रेड की गहराई घटाना पड़ेगा। तो डेप्थ इंटू 2 कर सकते, 2 गुणे थ्रेड की गहराई, मतलब दोनों साइड की थ्रेड की गहराई। तो यही हो जाएगा 2 गुणे डेप्थ।
कि अगर मान लीजिए आपके पास क्या हो, थ्रेड की गहराई कितना, अगर मान लीजिए मैं बोलूं 10 mm है, तो आप क्या करोगे, 2 गुणे 10 करोगे, क्योंकि 10 इधर 20 हो जाएगा ना। अगर मैं बोलूं थ्रेड की गहराई 20 mm है, तो आप क्या करोगे, 2 गुणे 20 लिखोगे, मतलब 2 गुणे डेप्थ, क्योंकि डेप्थ इधर वाली दोनों साइड घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये फार्मूला अपने आप बन गया। तो ऑप्शन देख लीजिए, माइनर डाया बराबर क्या होगा, मेजर डाया माइनस 2 गुणे डेप्थ, मेजर डाया माइनस 2 गुणे डेप्थ आ गया ना। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी हो गया, माइनर डाया इक्वल टू मेजर डाया माइनस 2 गुणे डेप्थ। तो जैसे रटने वाली चीज नहीं है, याद नहीं करना है, ये कॉन्सेप्ट जानते रहेंगे, अपने आप फार्मूला बना लेंगे। नेक्स्ट पे आ जाइए, क्रैक के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, इसका नाम पूछ रहा, फटाफट सभी नाम देख लेते हैं हम लोग। देखिए इसको हम लोग स्पिंडल कहते हैं डियर, क्या कहते हैं, स्पिंडल कहते हैं। यहाँ पे जो स्पिंडल को लॉक करने के लिए लगा होता है, स्पिंडल लॉक बोला जाता है। यह जो है हमारा, यह बैरल या स्लीव होता है, बैरल या इसको स्लीव भी बोलते हैं। ठीक है, यह जो एक्स के रूप में पूछ रखा है, इस वाले भाग को हम लोग क्या बोलेंगे, जो एक्स के रूप में यहाँ पूछ रखा है, यह बोला जाएगा थिम्बल। क्या बोला जाएगा भाई, थिम्बल। लास्ट में आ जाएंगे तो यह रैचेट स्टॉप, हालांकि ये सब मैं पहले भी बता चुका हूँ। रैचेट स्टॉप एक समान दबाव सुनिश्चित करने के लिए, और यहाँ पे इधर वाला जो हिस्सा होता है ना, इसको एनविल बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई, एनविल बोला जाता है। और ये हमारा यू फ्रेम कहीं कहीं बोल देता है, क्या, यू फ्रेम। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन किसको, इसको पूछ रखा था ना, इस वाले क्या है, थिम्बल है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, थिम्बल। नेक्स्ट पे आ जाइए, अगला कह रहा है 50 से 75 mm के आउटसाइड माइक्रोमीटर की रीडिंग क्या है। देखिए हमें इसकी रीडिंग निकालनी है। एक बार मैं देख लूं वीडियो में क्लियर दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रीडिंग निकालनी है हमें, क्या निकालना है, रीडिंग। तो देखिए माइक्रोमीटर का ना, वो भी 50 से 75 mm वाला माइक्रोमीटर से रीडिंग निकालनी है। किससे, 50 से 75 mm के आउटसाइड माइक्रोमीटर से हमें रीडिंग निकालनी है। तो अभी ये बाद में, पहले हम नॉर्मल रीडिंग निकालेंगे, 50 से 75 का क्या मतलब है बाद में देखा जाएगा, पहले जो दिया गया इस पर नॉर्मल रीडिंग निकाल लीजिए आप। रीडिंग कैसे निकलेगा, तो ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। रीडिंग बराबर क्या होगा, रीडिंग बराबर होगा आपका, पहले ये स्लीव की माप, ये बैरल या स्लीव यही होता है ना, सिंबल है, ये बैरल या स्लीव है, तो पहले बैरल या स्लीव पे माप पढ़ेंगे। तो आप लिख सकते हो स्लीव की माप, किसकी भाई, स्लीव की माप, प्लस डेटम लाइन। डेटम लाइन कौन सा, तो इस वाली लाइन को ना, जिस पर ये बैरल या स्लीव पे जो मार्किंग की गई होती है, इस लाइन को जो सीधी लाइन होती है, इसको हम लोग डेटम लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, डेटम लाइन। तो बैरल स्लीव की माप प्लस डेटम लाइन का थिम्बल से मिलने वाले भाग की संख्या होती है। डेटम लाइन का थिम्बल से मिलने वाले भाग की संख्या इनटू लिस्ट काउंट, अल्पतमांक कितना है इसका। तो जो हमारा माइक्रोमीटर होता है, इसका लिस्ट काउंट कितना होता है, इसका लिस्ट काउंट हमारा होता है 0.01 mm, यही होता है ना। लिस्ट काउंट पता रहेगा तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए अब पहले यहां देखिए स्लीव की माप क्या है। स्लीव देखिए यह है हमारा, इसकी माप कितनी है, तो देखिए यहाँ पे 0 है, 5 है, 10 है, 10 के बाद देखा जाए तो 11 12 13 ना। लेकिन देख रहे नीचे एक और आधी लाइन आपको दिखाई दे रही है, ऊपर तो 13 पहुंच गए, तो नीचे वाली कहां पे है, तो देखिए 0 था 1 था, इनके बीच में लाइन, मतलब आधा mm पे होगा ना, एक देखिए ये दोनों है, इसके बीच में लाइन खींची गई है, इसका मतलब यह 1 तो नीचे 1.5, 2 तो 2.5, 3 3.5, 4 4.5, 5 है ना। फिर उसके बाद ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, 5 के बाद देखिए 5.5 6, क्योंकि यह 1 mm पे है और नीचे वाली इसके बीच में खींचा गया, मतलब यह आधा mm पे आ जा रही है। तो ऐसे यहाँ पे पहुंच जाएंगे, देखिए 10 पे, 10 के बाद नीचे आएंगे 10.5, फिर 11 11.5 12 12.5 13 13.5, क्योंकि नीचे हाफ वाली भी दिख रही है, तो 13.5 हम लेंगे। स्लीव की माप क्या आ जाएगी हमारी 13.5, 13.5 लिखिए, 50 लिखिए, एक ही बात है। प्लस डेटम लाइन का थिम्बल से मिलने वाली भाग की संख्या, ये जो डेटम लाइन है थिम्बल से कौन से भाग से मिल रही है, देखिए यहाँ पे 5 है, 6 7 8 9 10 लिखा हुआ है ना, 10 हो गया, इससे आगे देखिए 11 12 13, 13वीं लाइन मिल रही है, एरो बना के दिखाया कि 13वीं लाइन मिल रही है। तो 13 इंटू लिस्ट काउंट 0.01, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 13.50, अब यहाँ पे गुणा कर लीजिए, 2 अंक में दशमलव लग जाएगा, 0.13। अब इनको जोड़ना पड़ेगा, जोड़ना बहुत आसान होता है, नहीं आ रहा जोड़ना तो ऐसे कीजिए, देखिए 13.50, दशमलव के नीचे दशमलव लिखा जाता है, तो 0.13 जोड़ लीजिए, कितना आ गया 3 आ गया, 5 1 6 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 1 आ गया, 2 अंक में दशमलव था, दशमलव कितना आ गया 13.63, 13.63।
mm। अगर हमारा नॉर्मल आउटसाइड माइक्रोमीटर होता तो बस यही रीडिंग आ गई, आपका काम बन गया, काम खत्म। लेकिन यहाँ पे क्या है, 50 से 75 mm वाला आउटसाइड माइक्रोमीटर है। तो जब भी हमारा इस टाइप से था, देखिए ये जो नॉर्मल हमारा दिखाया गया था जनरली ना 0 से 25 mm, कितना 0 से 25 mm आता है। फिर चलिए इस चीज को यहां लिखूंगा ज्यादा सही रहेगा। कितना आता है भाई, 0 से 25 mm वाला आता है, 25 से 50 mm वाला आता है, 50 से 75 mm वाला आता है। मेरे कहने का मतलब है जब 0 से 25 mm वाला माइक्रोमीटर होगा तो जब उसका जो है ना ये पूरा क्लोज रहेगा तो 0 mm पर आएगा। फिर जैसे जैसे खोलोगे तो 1 mm 2 mm 3 mm बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर आपके पास 25 से 50 वाला है तो जब आप उसे पूरा क्लोज कर दोगे ना तो 25 mm रहेगा उसके बीच में तब भी गैप। आ रही बात समझ में, मतलब 25 mm तो छोटा, जो 25 से 50 वाला है तो मिनिमम आप 25 mm की माप ले पाओगे, मैक्सिमम 50। मतलब 25 mm से कोई छोटा mm 20 mm वाला हमारे पास जॉब है तो उसकी माप इसमें नहीं आएगी, वह इसमें आएगी। फिर तो जितना होता है तो यह 25 से स्टार्ट करता है, 50 तक लेता है। अब हमारे पास 50 से 75 था, मतलब यह सबसे छोटी माप कितना ले पाएगा, 50 ले पाएगा, मैक्सिमम 75 तक लेगा। इसका मतलब 50 से छोटा माप नहीं ले सकते। तो यह 50 से 75 वाला था। तो जब इस टाइप वाला क्वेश्चन होता है तो पहले हम नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, और जो उसका मिनिमम माप रहता है 50 से 75 है तो 50 जोड़ देंगे। अगर 25 से 50 वाला होता तो 25 जोड़ देते। 0 से 25 वाला है तो इसमें 0 जोड़ेंगे, तो 0 जोड़ने का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, इसीलिए इसमें कुछ नहीं करते हैं 0 से 25 वाले में, क्योंकि मिनिमम वाला जोड़ा जाता है। तो अगर 0 से 25 mm वाला जब हम लोग नॉर्मल माइक्रोमीटर यूज करते हैं तो अगर आप 0 जोड़ोगे उसमें तो कुछ कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, इसीलिए कुछ नहीं करते हैं। बाकी के जैसे 25 से 50 है तो 25 जोड़ना पड़ेगा, 50 से 75 है तो लास्ट में 20 वाला जोड़ते हैं, क्योंकि यह जब माप शुरू करेगा 50 से 75 वाला है ना, तो यह जब माप शुरू करेगा तो 51-52 से शुरू करेगा। तो यह एक जो 13 है तो 50 में आप जोड़ दोगे 13 में 63 तक पहुंच जाएगा। आ रही बात समझ में। तो इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा हमें, मिनिमम माप, मिनिमम कितना 50 है, 50.00 जोड़ दीजिए दोनों। यहाँ पे 6 3 सेम टू सेम आ जाएगा, और यहाँ पे 3 और 5 1 6 63.63 mm। कौन सा ऑप्शन है भाई, एक सेकंड रुक जाइए, ठीक है ऑप्शन ए है ना, ठीक है 63.63 mm ऑप्शन सही आ गया, कुछ गलत तो नहीं है। 3.50 0.3 ठीक है, 3 5 1 6 3.63 मिनिमम 50 वाला है तो 50 में ऐड करना पड़ेगा हमें, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 5 1 6 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगला क्या कह रहा है भाई, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम, सारे पार्ट के नाम जल्दी से देख लेते हैं हम लोग। यह हमारा क्या है भाई, यह है वर्नियर हाइट गेज। पहले तो यह पता चल जाए यह है क्या, यह हम जो देख रहे हैं आपके सामने यह वर्नियर हाइट गेज है, वर्नियर हाइट गेज है, ठीक है। यह क्या करता है तो माप, मतलब किसी भी जॉब की हाइट को माप सकता है, या किसी भी जॉब के साइड में विभिन्न समांतर लाइनें खींच सकता है। मार्किंग करने के लिए भी हम लोग इसका यूज करते हैं। आप स्किल टेस्ट वगैरह देने जाओगे ना कहीं भी, जॉब वगैरह में कहीं भी निकलता है तो फिर वहां पर हमें वर्नियर हाइट गेज ही मिलता है मार्किंग करने के लिए। वर्नियर हाइट गेज से मार्किंग कैसे करते हैं, इसके लिए आप YouTube पे जा सकते हैं, फिटर प्रैक्टिकल वीडियोज के नाम से हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई, उसमें मैंने आपको बताया है कि वर्नियर हाइट गेज से मार्किंग कैसे की जाती है। तो एक बार आप वो वीडियो देख सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा, सारे पार्ट्स के नाम भी समझ में आ जाएंगे। चलिए इसको हम लोग सबसे नीचे वाले हिस्से को बेस बोलते हैं। इसमें क्या बोलते हैं भाई, बेस बोलते हैं। यह हमारा बीम कहलाता है, बीम, ठीक है। और यह जो स्केलिंग की गई है हमारी मेन स्केल है, जो स्केलिंग की गई है, ठीक है, मेन स्केल हो गया। फिर आ जाते हैं, देखिए यह हमारा स्लाइड करने वाला भाग, यह देखिए पहले यह दोनों क्या है हमारी, यह और यह दोनों नट है जो लॉक करने का, लॉक कर देंगे तो ऊपर नीचे स्लाइड नहीं करेगा, तो इसको लॉक नट कहते हैं। क्या कहते हैं, लॉक नट। यह जो हमारा यहाँ मेन स्लाइड है जो ऊपर स्लाइड करता है, या वर्नियर स्लाइड भी कह सकते हैं, मेन स्लाइड हो गया, मेन स्लाइड, ठीक है। और इसमें यहाँ पे देख रहे हैं ये एडजस्टिंग नट लगा हुआ है, और ये फाइन एडजस्ट, देखिए मेन स्लाइड हो गया। और जब थोड़ा बहुत स्लाइड करना हो, हल्का फुल्का ऊपर नीचे करना हो, फाइन एडजस्ट करना हो, तो उसके लिए यह स्लाइड होती है। इस स्लाइड को जो एक्स के रूप में इसी को इसने पूछा भी था, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो यह हमारा कहलाता है, यह हमारा कहलाता है फाइन एडजस्टिंग स्लाइड। क्या कहलाता है भाई, फाइन एडजस्टिंग स्लाइड, जो एक्स के रूप में यहाँ पे इसने पूछा था, इस वाले को फाइन एडजस्टिंग स्लाइड है। देखिए ये जो यहाँ नट की बात करें तो इसके साथ जो नट लगा हुआ है इसको फाइन एडजस्टिंग नट बोलेंगे ना, फाइन एडजस्टिंग नट। लेकिन क्वेश्चन से में आपसे स्लाइड वाला नट को नहीं पूछा है, ठीक है। उसके बाद और नीचे पार्ट के नाम देख लिया जाए तो यह हमारा, देखिए यह जो है ना, इसको हम लोग जॉ बोलते हैं। यह क्या कहलाता है हमारा, जॉ कहलाता है,
कि हमारा वर्नियर हाइट गेज का, यही कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्नियर हाइट गेज में जो होता है हमारा इसका इंटीग्रल पार्ट कौन सा था। ये जो जा है ये अलग नहीं होता, जैसे ये क्लैंप बाहर निकल जाएगा, ये स्क्राइबर भी बाहर निकल जाएगी, लेकिन जॉ इसके साथ बनता जुड़ा रहता है, अभिन्न हिस्सा है, इंटीग्रल पार्ट है। तो यही कई बार क्वेश्चन पूछता, तो हमें ध्यान रखना है जॉ ही वर्नियर हाइट गेज का इंटीग्रल पार्ट या अभिन्न हिस्सा होता है। उसके बाद इसके ऊपर आएंगे तो ये हमारा स्ट्रेट स्क्राइबर है भाई, क्या है स्क्राइबर है, लेकिन स्ट्रेट वाला है, क्योंकि कई जगहों पे ऑफसेट स्क्राइबर भी लगा होता है, जो मैंने वीडियो बना रखा है उसमें आप देखेंगे तो ऑफसेट स्क्राइबर यूज किया गया है। ये हमारा स्ट्रेट स्क्राइबर हो गया, और यह हमारा क्या हो गया, देखिए ये स्ट्रेट स्क्राइबर है, ये जॉ है। स्क्राइबर को इस जॉ पे पकड़ने के लिए ये क्या यूज किया गया, क्लैंप, इसीलिए इसको जॉ क्लैंप कह देते हैं, जॉ क्लैंप पकड़ने के लिए, ठीक है। और यह जो है हमारा क्या हो गया, लॉक नट हो गया, लॉक नट, क्योंकि यही इस पे लॉक इसको लूज करेंगे तो ये बाहर निकल जाएगा, टाइट करेंगे तो लॉक कर देगा। तो ये सारे पार्ट के नाम हो गए। पूछा कौन सा, यह वाला पूछा था, तो फाइंड एडजस्टिंग स्लाइड, ऑप्शन कौन सा भाई, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, फाइंड एडजस्टिंग स्लाइड, ठीक है। एक चीज और आप यहाँ पे ध्यान देना, कई बार इसका सिद्धांत पूछ लेता है, प्रिंसिपल, जो आपका वर्नियर कैलिपर का प्रिंसिपल होता है ना, वही प्रिंसिपल इसका भी होता है। वर्नियर कैलिपर की लिस्ट काउंट कितनी होती है, 0.02 mm, इसकी भी लिस्ट काउंट सेम है 0.02 mm, दोनों का लिस्ट काउंट सेम, वर्नियर कैलिपर का भी, वर्नियर हाइट गेज का भी, ठीक है। जिस सिद्धांत पे वर्नियर कैलिपर काम करता है उसी सिद्धांत पर यह वर्नियर हाइट गेज भी काम करता है। कौन सा सिद्धांत होता है, तो वह प्रिंसिपल होता है 2 स्केलों के अंतर पर। 2 स्केल होती है ना, एक मेन स्केल एक वर्नियर स्केल, इन्हीं के अंतर पे यह काम करता है, तो 2 स्केलों के अंतर पे काम करता है, ठीक है। वर्नियर हाइट गेज के सिद्धांत की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन ये पहले के जमाने में, आजकल आधुनिक वर्नियर हाइट गेज भी आ रहे हैं। कैसे, आधुनिक वर्नियर हाइट गेज आ रहे हैं, वर्नियर हाइट गेज आ रहे हैं, जो हमारा किस पर काम करता है, तो वह हमारा रैक एंड पिनियन के सिद्धांत पे काम करता है। यह आपके कॉम्पिटिटिव वाले एग्जाम में आया हुआ, यूपीआर बिनल के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। तो जनरली कहीं भी आप पढ़ोगे ना, तो सब लोग यही बताते हैं कि ये हमारा जो है वर्नियर कैलिपर के सिद्धांत पे काम करता है, 2 स्केलों के अंतर पे काम करता है। और पता चला वर्नियर हाइट गेज का प्रिंसिपल पूछा था और ऑप्शन में 2 स्केलों का अंतर था ही नहीं, तो अब आ गया भाई क्या सही करें। तो आधुनिक वाले कुछ वर्नियर हाइट गेज है ना, जो रैक एंड पिनियन पे काम करता है, जब यह वाला ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो आपको यह जरूर मिलेगा, दोनों में से एक ही रहेगा, कभी ऐसा नहीं होगा कि दोनों हो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे ये चीजें आपकी कंप्लीट होती है। फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी आगे के जो क्वेश्चन होंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा पढ़ने में मजा आ रहा है नहीं आ रहा है। प्लस यहाँ कंप्लीट करने के बाद आपको तुरंत कहाँ जाना है, टेस्ट पे देने। मैंने बताया टेस्ट कैसे देना है, ग्लोबल IIT सर्च कीजिए गूगल में, वेबसाइट पहले मिल जाएगी, क्लिक कर लीजिए, नीचे जाइए स्लाइड कीजिए, पहला ही ऑप्शन IIT एनिमी मॉक टेस्ट, यहाँ क्लिक कर लीजिए, नीचे को स्लाइड कीजिए, फिर यहाँ देखिए फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर वाला मॉक टेस्ट पे क्लिक कर लीजिए, बंद कर दीजिए। यहाँ से ऐसा कुछ आता है तो नीचे स्लाइड कर लीजिए, आपको यहाँ पे टेस्ट मिल जाएगा, टेस्ट अपना शुरू कर लीजिए, टेस्ट दीजिए। उसके बाद कमेंट करके भी बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है। तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।